ठीक है। तो ये गिवन वेक्टर, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एस फॉर व्हिच ये वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर होने के लिए एस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो लिखो लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स कॉमन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर आर इज ए यूनिट वेक्टर। जब ये यूनिट वेक्टर है देयरफॉर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो क्या लिखोगे, सिंस वेक्टर आर इज यूनिट वेक्टर देयरफॉर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, वेक्टर आर की वैल्यू आपको दी गई है एक्स कॉमन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो अंडर रूट क्या होगा, मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट आपके इक्वल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अंडर रूट क्या होगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/3। तो x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1/√3। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। s की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। अब अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the vector vector a is equal to I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई वेक्टर दिया हो, उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, तो आपको डेफिनेशन में बताई गई थी यूनिट वेक्टर की। जैसे मान लो वेक्टर ए दिया हो, अब वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए, ठीक है। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर ए कैप से डिनोट करते हैं इसको। ए कैप बराबर होता क्या है, वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। उस दिन आप आए नहीं तो उस दिन जो क्वेश्चन बताया था वही आया था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ठीक है। वो बताया ना, तो क्वेश्चन जब छोड़े थे वो तो एक क्वेश्चन है वो आता भी है, एक क्वेश्चन बता दी चैप्टर खत्म, वही एक हर एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, तो बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। आप ही नहीं आए थे लगता है ना, वही भरकतान के भर आया था, नहीं आए थे आप, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना ना, आए थे, आया था सैटरडे को। हाँ, पास्ट प्रूफ कराए थे, उसके फिर वो बताए थे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना बताया था। नहीं है तो उसके पहले आप आए थे, सैटरडे को वही भर आया था, सैटरडे को हाँ मैं नहीं आया, जिस दिन टेस्ट था। सैटरडे को नहीं आया था, कल आया था बल्कि। हाँ कल आए थे पर उस दिन नहीं आए थे। वो क्वेश्चन उसी भाषा से बनवाया किया है, ऑलमोस्ट कहाँ बना होगा। बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, आ भी जाते बन जाते, वैसे सिंपल है, एक दिन पढ़ा देंगे उसको फिर से। वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो, उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा देंगे और वे वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से जो आएगा यदि उसका मैग्नीट्यूड निकाले तो बनाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे r इज इक्वल टू हम ले लिए क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो वेक्टर r की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन r का मैग्नीट्यूड। तो r के स्थान पे क्या लिख दो, यही उतार दो कि आई कैप जे कैप प्लस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड तो जानते हो, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपान क्या होगा √3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। तो ये हम कहते हैं कि ये आर कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है। तो कह दो हम नहीं जान हम विश्वास ही नहीं करते कि यूनिट वेक्टर है। तो हम कहें जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, आर कैप का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या आएगा 1/√3 का स्क्वायर और 1/√3 का स्क्वायर। तो 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा 1/3 1/3 1/3 एलसीएम। तो क्या आएगा 3 एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 + 1 तो अंडर रूट क्या होगा 3/3 काट दो तो √1 1 का स्क्वायर √1 नहीं हुआ। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए। तो कोई सिंपल वेक्टर दिया है उसका यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या करना पड़ता है वही वेक्टर अपन उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। वे वेक्टर अपन उसी वेक्टर किससे डिवाइड। तो क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर आ जाएगा उस वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर है क्या जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए। जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए। तो जब कोई सिंपल वेक्टर दिया गया है तो यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या करेंगे ए कैप बराबर आर कैप बराबर वेक्टर आर अपन आर का मैग्नीट्यूड। मतलब जो दिया जाएगा उसी का कैप बराबर अपन मैग्नीट्यूड कर देंगे। हाँ वही वेक्टर अपन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देंगे तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और जो वेक्टर दिया है उसके ऊपर कैप लगा देंगे तो कैप डिनोट करता है यूनिट वेक्टर। किसको डिनोट करता है यूनिट वेक्टर। है तो ये वेक्टर दिया है तो इसकी डायरेक्शन में क्या निकालना है यूनिट वेक्टर। तो क्या लिखोगे ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कर लेंगे। ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये 2 का सर 2 के कैप 2 का स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2 के कैप अपॉन अंडर रूट क्या होगा 1 + 1 + 4 तो होगा क्या आई प्लस जे प्लस के 2 के कैप अपॉन √5 तो 1/√5 आई कैप 1/√5 जे कैप 1/2/√5 के कैप ये आ गया। ठीक है। लिख ले यहाँ पे √6 ना आएगा 6 हाँ √6 √6 आएगा √6 आएगा। √6 आ गया। ठीक है लिख ले। वही क्वेश्चन बताए देते क्योंकि वो भी नहीं आया तो नुकसान होगा। तो वही जो क्वेश्चन उस दिन बताए थे उसको तो आप लोगों को बता देते हैं ना। आंसर आ गया। हाँ ये आंसर आ गया। देख लो इतना आसान। देखो क्वेश्चन ये चैप्टर 12 का क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है इसमें वो एक क्वेश्चन बताएंगे सब बन जाएंगे। चैप्टर 12 खत्म। ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equal to 2x plus 3y from following in equations। क्या दिया है x is greater than or equal 0, y is greater than or equal 0, x plus 2y
is less than 10, 2s plus y, 2s plus y is less than or equal to 10। तो ग्राफ इसी में बनता है। हाँ, 4 इक्वेशन दिए गए हैं, 4 इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हाफ प्लेन। देखो यहाँ पे गिवन 4 इक्वेशन, 4 इक्वेशन क्या है? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, s प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल 10, और ये क्या है? 2x प्लस y इज लेस देन आर इक्वल 10। ठीक है, अब देखो यदि मान लो s इज इक्वल टू 0 लिखा होता और s इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों का में फर्क क्या है? s इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है, x की वैल्यू x 0 0 बराबर। सुनो, x एक्सिस ये y एक्सिस, s इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है? y एक्सिस का। ये है x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन है। अब x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? s इज लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? s इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि s बराबर 0 लाइन के दाईं ओर का भाग। जैसे मान लो s इज इक्वल टू 1 है, s इज इक्वल टू 2 है, s की वैल्यू इक्वल टू 3 है, s इज इक्वल टू 4 है, तो s की जो वैल्यू है बड़ी 0 से, क्या है? s की वैल्यू 0 से बड़ी, s की वैल्यू बड़ी हो 0 से, तो यानी s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 4। अब s की वैल्यू s इज लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? s इज इक्वल टू -1, s इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू -4, ऐसे, यही ना? तो ये तो आप जानते हो, 11वीं क्लास में पढ़े थे। s इज इक्वल टू 1, ये है ओरिजिन पॉइंट से 1 डिस्टेंस पर, s इज इक्वल टू 2 ओरिजिन पॉइंट से 2 डिस्टेंस पर, ठीक है, s इज इक्वल टू 3 ओरिजिन पॉइंट से 3 डिस्टेंस पर। तो कहने का मतलब इस प्लेन को s इज इक्वल टू 0 के राइट साइड वाले पार्ट को डिनोट करता है s इज ग्रेटर देन 0, इस प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। कौन प्लेन? जिधर s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 3 लाइन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? s इज इक्वल टू 0 का मतलब बाई एक्सिस के दाईं ओर का हिस्सा, ठीक है। कहने का मतलब पूरा बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। किस पार्ट में? बाई एक्सिस के द्वारा 2 पार्ट में ये बोर्ड डिवाइड हो गया। ये क्या हुआ? लेफ्ट साइड का पार्ट, एक हो गया राइट साइड का पार्ट। तो s इज ग्रेटर देन 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट साइड वाले पार्ट को। s इज लेस देन 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट साइड वाले पार्ट को। तो कोई इन इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। उसमें एक इक्वेशन, एक लाइन होती है, उस लाइन के माध्यम से वो प्लेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन उसमें से आपको पता करना होगा कौन वाले प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट साइड वाले को कि लेफ्ट साइड वाले को, एस एक्सिस को ऊपर के, एस एक्सिस के नीचे, तो उस साइड को रिप्रेजेंट करता है जिधर ओरिजिन पॉइंट है, कि उस साइड को रिप्रेजेंट करता है जिधर ओरिजिन पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है? s ग्रेटर देन 0 उस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है जो बाई एक्सिस के दाईं ओर है। यदि मान लो x इज लेस देन 0 होता तो उस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन जो बाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला इक्वेशन उस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बाई एक्सिस के दाईं ओर है, ठीक है। अब y इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे 2, इसका मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन 0 दोनों कंबाइन फॉर्म क्या है? y इज ग्रेटर देन r इक्वल 0। तो y इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है? x एक्सिस का। तो x एक्सिस के ऊपर के हिस्सा को रिप्रेजेंट करता है y इज ग्रेटर देन 0। यदि y इज लेस देन r इक्वल 0 होता तो नीचे के हिस्से को रिप्रेजेंट करता, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ जब खींचेंगे, इसका तो क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करेगा, इस साइड वाले हिस्से को। ये थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। इसको ये रिप्रेजेंट करता है बाई ग्रेटर देन 0। थोड़ा और इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 2 का ग्राफ तो खींच गया। लिखोगे कैसे? द इक्वेशन कौन? x इज ग्रेटर देन 0 लिखो, रिप्रेजेंट दैट हाफ प्लेन which is right
side of y-axis shown in given diagram. Stated. ठीक है, the equation in equation y is greater than 0 represent that half plane which is above of x axis shown in given diagram is shaded. ठीक है, ये दो ठे इक्वेशन हो गया। तीसरे चौथे का दिखाते हैं। इन चीजों को हमेशा याद रखो। क्या स्टोरी जो बन रही है, ठीक है, वो मेरा यदि बच्चा होता, मेरा स्टूडेंट अनुकरण करता, ठीक है, तो वैसी स्टोरी बनाओ आज, तो यही है टॉप होने का सीक्रेट। तो देखो तीसरा क्या है, तीसरा इक्वेशन लिखो x + 2y इज लेस देन आर इक्वल 10। ठीक है, तीसरा इक्वेशन लिखे। अब इसमें दो साइन है, एक है लेस देन और एक है इक्वल। सुनो पहले, इसमें जब इक्वल साइन लोगे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगा, और स्ट्रेट लाइन उस बोर्ड को, इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। अब स्ट्रेट लाइन कौन सी, वहां तो एक्स वाई एक्सिस था, x = 0 था, y = 0 था। यहां इक्वल साइन लेने पर आएगा s + 2y = 10। एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ तो हम जानते नहीं अभी। जब हम ये पता लगाएंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, तब पता चलेगा कि लाइन कौन सी है। फिर मान लो लाइन सपोज करते हैं कि इस प्रकार की लाइन आ गई, तो एक साइड में ओरिजिन पॉइंट है, एक साइड में ओरिजिन पॉइंट नहीं है। तो पता लगाएंगे कि ये जो इन इक्वेशन है, इधर वाले प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, उधर वाले को जिधर ओरिजिन पॉइंट है, उधर वाले को जिधर ओरिजिन पॉइंट नहीं है। तो यहां से इक्वल साइन अब हटा देंगे। इक्वल साइन हटाने के बाद यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट को पुट करेंगे। 0 पुट कर दो s के स्थान पे, y के स्थान पे 0, तो 0 + 0 इज लेस देन 0। तो 0 छोटा है 10 से। ट्रू है कि फॉल्स? 0 छोटा है 10 से, ट्रू है ना। 0 जब छोटा है 10 से तो ट्रू है। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन पॉइंट जो हम पुट किए हैं उसकी डायरेक्शन में होगा हाफ प्लेन। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हाफ प्लेन उधर होगा जिधर ओरिजिन पॉइंट। यदि फॉल्स कंडीशन आई होती तो उधर होता जिधर ओरिजिन पॉइंट नहीं है, तो उधर फिर लाइन खींच देते ऐसे। अब इधर तो ओरिजिन पॉइंट की तरफ खींचेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन, लाइन का ग्राफ खींचेंगे। तो लाइन का ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, ये इक्वल साइन लेंगे, इक्वल साइन लेंगे, अनइक्वल साइन को छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई टेकिंग इक्वल साइन। क्या लिखेंगे, बाई टेकिंग इक्वल साइन। कभी कभी इसी भर का ग्राफ पूछ देता है, पेपर में देखे हैं, एक ठे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पूछ दिया। तो इस प्रकार करना है, यही शुरुआत करना है, बाई टेकिंग इक्वल साइन। इक्वल साइन x + 2y = 10। अब एक बार y = 0, एक बार s = 0 रखो, पुट y = 0, तो x + 2 × 0 = 10, this is equal to 10. Put s is equal to 0. The 0 + 2y is equal to 10. The 2y is equal to 10. The y is equal to 10/2. The y is equal to 5. ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, s is equal to 10 ना मिला, तो एक
एक पॉइंट मिला ए जिसका कोऑर्डिनेट है 10 0 और दूसरा पॉइंट मिला बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0 5। ये लाइन है, कौन लाइन, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। स्ट्रेट लाइन फर्स्ट एक्स एक्सिस को कहाँ काटती है 10 0 पर, और वाई एक्सिस को 0 5 पर। क्लियरली लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट, क्लियरली लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए जिसका कोऑर्डिनेट 10 0 एंड वाई एक्सिस एट बी जिसका कोऑर्डिनेट 0 5। इसको दिखाओ, यहाँ पे देखते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। तो ये हम मान लेते हैं एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 10 0। ठीक है, अब 5 ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये मान लो बी है जिसका कोऑर्डिनेट 0 5। ए और बी को मिला दो, ए और बी को मिला दो, ए और बी को मिलाते हैं, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया ए और ये हो गया बी। अब यहां पे क्या करेंगे, बाई टेकिंग अनइक्वल साइन। अनइक्वल साइन लोगे तो इसका मतलब इक्वल वाले को छोड़ दोगे। 2y is less than 10. We put x is equal to 0, y is equal to 0. 0 plus 2 into 0 is less than 10. 0 is less than 10, which is true. It means true का मतलब क्या हुआ? It means in equation, कौन in equation? In equation x plus 2y is less than 10 represent that half plane which include origin point, origin point shown in given diagram is shaded। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओरिजिन पॉइंट की तरफ होगा, इधर हम शेडेड करके दिखाते हैं ऐसे। ओरिजिन पॉइंट की तरफ फॉल्स कंडीशन है तो ओरिजिन पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में शेडेड करती है। ओरिजिन पॉइंट की तरफ खींचे है ना, ग्राफ खींचे हैं इधर। यदि आप मान लो फॉल्स कंडीशन आई होती है तो ओरिजिन पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, अगला इक्वेशन क्या बोलो? अगला इक्वेशन है 2x plus y 2x plus y greater than or equal 14। लेस देन है ना, नहीं greater than, ऐसे ना है, हाँ लेस देन आर इक्वल, हाँ लेस देन और इक्वल 14 है। ठीक है, बाई टेकिंग इक्वल साइन। यदि लाइन भर का है तो ऐसे कर देते, पहले दोनों लाइन ऐसे से काटती कहाँ है, अब फिर ये इतना लिख देते, इस प्रकार करते, बस एक का काम खत्म हो गया। एक ठेन लाइन भर का आया होता तो ठीक है, तो जितनी लाइन का पूछेगा तो इस तरह हम लोगों को सॉल्व करना है ना। हाँ, इस प्रकार सॉल्व करना है। अब देखो बाई टेकिंग इक्वल साइन तो क्या होगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। लाइन की इक्वेशन आ गया। आप क्या करेंगे, पहले इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, एक बार y बराबर 0 रखें तो s की वैल्यू आएगी, एक बार s बराबर 0 तो y की वैल्यू आएगी। तो ये लाइन s और y काटती कहाँ, ये पॉइंट मिल जाएगा तो इससे ग्राफ खींच देंगे इस लाइन का। ठीक है,
एक तरीका जो आप 10वीं में पढ़े थे अपने से मान लो तो 3 ठो वैल्यू, तो सबसे आसान तरीका क्या है? वही वाला तो यही वाला कि y बराबर 0 लो तो इसकी वैल्यू s बराबर 0 लो तो 2 ठो पॉइंट से तो ग्राफ बन जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है। और या कि आप पहले कि माइनस वाले तो 3 ठो वैल्यू लो, प्लस वाले तो 3 ठो वैल्यू लो, इससे बेहतर इसमें भी एक बार 0 मान लिया, एक बार y को 0 मान लिया सर। हाँ, ये सबसे आसान तरीका। ठीक है, फिर पुट y बराबर 0 x एक्सिस में होता है तो x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, s बराबर 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है तो y एक्सिस और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो वी पुट y इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 14, तो 2s इज इक्वल टू 14 तो s इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 यानी 7। अब अगेन पुट x इज इक्वल टू 0 तो 2 into 0 प्लस y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14। तो एक पॉइंट मिल गया c जिसका कोऑर्डिनेट है 7, 0 और एक पॉइंट मिल गया d जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 14। 0, 14। तो ये लाइन जो इसका नाम सेकंड रख लेते हैं। सेकंड लाइन x एक्सिस को कहाँ काटती है? 7, 0 पर, और y एक्सिस को 0, 14 पर काटती है। तो 7 देखो यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट मिल गया 7। हम लोग अलग से ग्राफ बना ले इसका? अलग से नहीं बनाना है, इसी में बनाना है, अलग से कभी ना बनाना। मतलब जो ग्राफ बने इसी में लाइन इसी में सब करना है, तभी ना आपको स्टैंडर्ड रीजन निकालना है, कॉमन सोल्यूशन निकालना है। यहाँ सबका एक में खींचोगे तब ना आएगा कॉमन एरिया, कहाँ का पॉइंट सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वह हम एरिया निकालने जा रहे हैं। अलग अलग खींचोगे तो क्या मिलेगा? ये हो गया 0, 7, इसका नाम c रख लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 7, 0। अब d कहाँ मिलेगा? ऊपर जाओ तो यहां तक में 10 हो गया और 4 और जाना, ये हो गया 6, 7, 8, 9, ये होगा 10, 11। इधर का लिख लिए हो, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे 11, 12, 13, 14 मान लो यहाँ 14, 13, 12। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है क्या? इसका नाम रख लेते हैं D और इसका कोऑर्डिनेट है 0, 14। ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिलाना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। क्लियरली लाइन सेकंड इधर का मिटा दें, इस साइड का क्लियरली लाइन सेकंड, क्लियरली लाइन सेकंड, इंटरसेप्ट x एक्सिस एट c जिसका कोऑर्डिनेट 7, 0 एंड y एक्सिस एट d जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 14। ठीक है, अब बाई टेकिंग यहाँ पे लिख लेते हैं 2s प्लस बाई लेस देन क्या था? 14 था, तो इक्वल साइन लिए थे, बाई टेकिंग अनइक्वल साइन, बाई टेकिंग अनइक्वल साइन, तो क्या होगा? 2s प्लस बाई इज लेस देन 14। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 into 0 प्लस 0 इज लेस देन 14, 0 इज लेस देन 14। ट्रू है कि फॉल्स? 0 छोटा है 14 से। विच इज ट्रू? विच इज ट्रू? विच इज ट्रू? It means in equation, कौन in equation?
2x plus y is less than 14 represent that half plane from line second which include origin point shown in given diagram is shaded इधर ओरिजिन पॉइंट की तरफ खींच दो ग्राफ, ओरिजिन पॉइंट की तरफ। अब ओरिजिन पॉइंट की तरफ खींच दिए तो यहाँ क्या मिला आपको? एक है ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी, एक पॉइंट यहाँ लिख लिए ई। ये जो रीजन है यहाँ का पॉइंट ओ सी ई बी, इस रीजन का पॉइंट सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये पॉइंट इधर देखो ग्राफ आ रहा है, यहाँ वाला ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है। तो यहाँ के जितने पॉइंट होंगे चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं इस एरिया के। वहाँ से ज्यादा साइड कर मतलब गाढ़ा कर देंगे नहीं, सभी प्रकार की लाइन खींचेंगे यहाँ पे, इस प्रकार की लाइन खींच देंगे पूरा। ठीक है, इस प्रकार की लाइन खींच दिए ना। ठीक है, सुनो, इस प्रकार की लाइन खींचे ना यहाँ तक में। अब फिर क्या है, ऐसे भी लाइन पूरी खींचना, ये वाली भी, क्योंकि ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार की भी पूरी लाइन खींच दो। 11th में क्या किए थे सर, मतलब जो किनारे किनारे की लाइन है उसे डार्क कर दिए थे, गाढ़ा कर दिए थे। हाँ तो इसमें तो करवे करो, क्योंकि इसी लाइन भी ना ग्राफ में शामिल है। उसमें सर जैसे नो यहाँ डायरेक्ट एक्स वाई रखना, उसमें एक बार x इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। इसमें तो बोल्ड लाइन क्यों खींचोगे, क्योंकि ये लाइन भी ग्राफ में शामिल है ना। जो रोड बनी है, रोड भी आपके पट्टे में है, क्योंकि इक्वल साइन लगा है। यस ठीक है, इक्वल साइन ना लगा होता तो रोड आपके हिस्से में नहीं, सरकारी है। अभी वो प्राइवेट कोई नहीं चल सकता उसमें। ठीक है ना। अब देखो इस प्रकार का ग्राफ खींचे ना, अब इस प्रकार का भी ग्राफ खींचेंगे, ऐसे वाला भी, क्योंकि इधर ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ पे ये वाला भी पूरा खींचेंगे, ये वाला भी पूरा, इस प्रकार का भी ग्राफ है इसमें। तो इस एरिया में सभी प्रकार की लाइन खींची हुई है। अब इसका भी खींचना है ना, ये वाले का। तो ये वाला कैसे है, ऐसे ना, तो इनको भी खींच दो ऐसे। ये तो पेन नहीं चलना बंद हो गया इसमें। ठीक है ना। तो यहाँ का जो ये रीजन है, यहाँ के पॉइंट चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। इसको कहते हैं फीजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वह रीजन जहां के पॉइंट चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब सुनो, यहां का हम कोई भी पॉइंट लेंगे और चारों इक्वेशन में पुट करेंगे तो ट्रू कंडीशन आएगी, किसी में फॉल्स आने का चांस नहीं है। इस रीजन के जो पॉइंट लेंगे तो ठीक है। अब मान लो इस रीजन का पॉइंट लेंगे तो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि सेटिस्फाई करने वाली इधर है। इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको करेगा। लेकिन यहाँ का पॉइंट लेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये कॉमन रीजन ये नहीं है। तीन इक्वेशन का कॉमन रीजन है, चारों का नहीं है, तीन का है। मान लो इधर का पॉइंट ले लेते तो क्या होता, पॉइंट इधर का ले लेते तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको कर रहा है, लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये भी कॉमन रीजन नहीं है। कॉमन रीजन कौन कहलाएगा, जो जितने इक्वेशन दिए गए हैं सभी को सेटिस्फाई करता हो। जहाँ के पॉइंट अगर 3-4 क्वेश्चन दिए मतलब सभी को सेटिस्फाई करे, सभी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला रीजन कहलाता है सुसंगत क्षेत्र या फीजिबल रीजन। ठीक है ना। तो अगर हमारे गिवन इन इक्वेशंस में अगर कोई एक भी अगर नहीं आता है तो मतलब वो फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। क्या नहीं आता, जैसे इसमें चारों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। हाँ, चारों पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाला रीजन मिलप करेगा कहीं ना कहीं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन वाला रीजन। इसको ना आप नहीं जानते, एसेंस को नहीं समझते, तो इसको बना दिए फीजिबल रीजन, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट तो इधर का थोड़ी है ग्राफ, इधर उल्टा आया होता यदि तो ये हो जाता। फिर यदि मान लो इस इक्वेशन में अनइक्वल साइन ले करके जीरो पुट करने से फॉल्स कंडीशन आई होती, तो इसका ग्राफ ओरिजिन पॉइंट की तरफ नहीं होता,
तो ओरिजिन पॉइंट की तरफ नहीं होता, तो ओरिजिन पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता। तो इधर ग्राफ हो गया होता, फिजिबल रीजन ये बन जाता फिर। यस ठीक है, फिजिबल रीजन कौन बन जाता? ये। तो इसका नाम क्या होगा फिजिबल रीजन का? ओ सी ई, ये क्या है? बी ओ। जहां शुरू किए वहीं पे आ गए सी हमारे ओ का। सी ओ सी ई बी ओ। ओ सी ई बी ओ। हाँ, ये फिजिबल रीजन हुआ। जहाँ शुरू हुए लिखो क्लियरली, all points of region। कौन रीजन? ओ सी ई बी ओ। clearly all points of region will be satisfy the all in equation। So solution set is region OCEBO। This region is called, this region REGION is called feasible region। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब ये सबको कोऑर्डिनेट आपको पता है। ओरिजिन पॉइंट जानते हो क्या होता है? कोऑर्डिनेट 0 0। सी का कोऑर्डिनेट आपको पता है 7 0। बी का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 0 5। ई का नहीं पता, तो ई का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? इन दोनों जो इक्वल साइन लेने से दो स्ट्रेट लाइन आई है, फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों लाइन पे इंटरसेक्शन पॉइंट है ई, नहीं है? तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका क्या था 10th क्लास में? दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते थे। ठीक है, तो जहां पे लाइन काटती थी वही कहलाता था यूनिक सॉल्यूशन, वही कहलाता था यूनिक सॉल्यूशन। तो दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने से क्या आता है आपको? इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। तो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जहां हम फर्स्ट सेकंड डाले हैं उन दोनों को सॉल्व करना है। तो लिखो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड बोलो जल्दी से फिर से एक बार, जो पीछे लिखे हो। इक्वेशन फर्स्ट है x + 2y = 10। x + 2y = 10 और इक्वेशन 2x + y = 10। 2x + y = 14 14 है। ये तो 10 है तो 14 ना है। तो हाँ 14। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करते हैं। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = क्या होगा 10 - 2y, इक्वेशन हो गया थर्ड। और s की वैल्यू कहाँ रख दो? सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा? 2s के स्थान पे 10 - 2y + y = 14। तो 20 - 4y + y = 14। ठीक है, तो ये 20 अब -4y + y, तो -3y = 14। तो क्या होगा? -3y = 14 -3y = -6। तो ये क्या होगा? माइनस माइनस कट गया, तो y = होगा 6/3, 3 2 जा, तो y = 2 आ गया। अब y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड मेरा उत्तर x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 बाई, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 बाई की वैल्यू क्या आई है 2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, x इज इक्वल टू क्या हो गया 6, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6, 2, ई का कोऑर्डिनेट मिल गया 6, 2, ई का कोऑर्डिनेट मिल गया ना। अब क्या लिखेंगे, सभी वर्टेक्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और उसमें देखेंगे किस पर मैक्सिमम आ रहा है और किस पर मिनिमम। तो कितने वर्टेक्स मिल गए 4 को, ये और ये। तो क्या लिखेंगे, एक कॉलम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ फिजिकल रीजन और इधर वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक टेबल बनाएंगे नीचे, ठीक है। जेड बराबर लिखे थे ना क्वेश्चन में, तो लिखते हैं आगे। इतना करने के बाद एक कॉलम में क्या लिखोगे, वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, क्या लिखोगे, वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, और यहां वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जेड इज इक्वल टू क्या था बताओ, क्वेश्चन में शुरुआत में क्या लिखे थे, जेड इज इक्वल टू, क्वेश्चन में जेड इज इक्वल टू 2x + 3y, 2s + 3y। यहाँ p भी लिखा रहता है, जेड भी लिखा रहता है, जो लिखा रहेगा यहाँ, ठीक है। किसी किताब का भी p लिखा रहता है, जेड आपके पेपर में जो आया था उसमें जेड लिखा था, ठीक है। हम p मान के बताए थे, ठीक है। प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। अब आपको वर्टेक्स तो आपको मिल ही चुके हैं, क्या मिले हैं वर्टेक्स, एक वर्टेक्स मिला है ओरिजिन पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0। दूसरा वर्टेक्स क्या मिला है आपको, दूसरा वर्टेक्स क्या मिला है C जिसका कोऑर्डिनेट है 7, 0। तीसरा वर्टेक्स क्या मिला है E जिसका कोऑर्डिनेट अभी निकाले हैं 6, 2। और ये कौन है चौथा B जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 5। इन्हीं पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालना। तो पहले ओरिजिन पॉइंट पर निकालते हैं, z इज इक्वल टू 2 × 0 + 3 × 0, तो क्या आ जाएगा, सब 0 में आ जाएगा। अब दूसरा फिर से लिखते हैं, z इज इक्वल टू 2s + 3y, तो z इज इक्वल टू 2 × 7 और 3 × 0, तो z की वैल्यू क्या हो गई 14 + 0, तो z की 14 आ गया। फिर क्या आएगा, z इज इक्वल टू फिर से लिखो 2s + 3y। अब ये वाले पॉइंट को रखो, यहाँ पे 2 × 6 + 3 × 2, 12, और ये क्या होगा 6, 13 आ गया। फिर क्या आएगा, फिर से लिखो z इज इक्वल टू 2s + 3y। अब ये वाला पॉइंट रखो, तो 2 × 0 + 3 × 5, तो क्या होगा 0 + 15 इज इक्वल टू 15। तो कौन वैल्यू मैक्सिमम है, कौन मिनिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 18 है एट कौन से पॉइंट 6 एट t जिसका कोऑर्डिनेट 6, 2, ठीक है। और यहाँ z की मिनिमम वैल्यू क्या है 0 एट ओरिजिन पॉइंट, यहाँ तक करना। मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वाला लिख देना है, मिनिमम पूछा तो मिनिमम वाला लिख, हम दोनों लिख दिए। किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछ देते थे, किसी में मिनिमम। है ना आसान, कुछ भी नहीं है, लिखने भर है कुछ नहीं क्वेश्चन में। लंबा हो जाता है सब, लंबा है बाकी है क्वेश्चन सब आसान सॉल्व। हाँ, इनको तैयार करके लिख दो तो कॉन्फिडेंट हो जाए, 8 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ये। हाँ, एक ही क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बराबर है, 4 नंबर में पूछ सकते हैं, बड़ा 4 नंबर का आता है, ये सब है ऐसे करना। हम लोग एग्जाम में 3 नंबर पूछे, लिखना पूरा है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना है। ये ना सोचो कि उसको शॉर्ट करने की कोशिश करो। 19 तक के क्वेश्चन 3 नंबर है, 19 से 20 तक।
16 से 20 तक। 20 से 23 ठीक है, जाओ।